हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे कि आप जामिया का जो पीएचडी इंटरव्यू है वो आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो जामिया पीएचडी इंटरव्यू के लिए वो अपीयर होने जा रहे हैं इस बार। तो बेसिकली जामिया का जो पीएचडी इंटरव्यू होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन से अलाइड डिपार्टमेंट्स में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, राइट। आपका जो भी टॉपिक होगा आपका वो अलाइड डिपार्टमेंट से किस तरीके से अलाइंड कर रहा है या कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सीट्स इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो सीट्स आए हुए हैं वो काफ़ी कम हैं पिछले बार के मुकाबले। इस बार 8 सीट्स हैं, 8 या 9 सीट्स, आई डोंट नो, बट ऐसी कुछ है। एंड आप जब भी आप अदर डिपार्टमेंट्स में जब आप देंगे, दलित एंड माइनॉरिटीज़ में देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियो में देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर्स में देंगे, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या वो जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके टॉपिक से अलाइन कर रहा है या भी नहीं कर रहा है, राइट। और जो मैं कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि मेरी इंटरव्यू किस तरीके से गई थी, मैंने क्या फ़ॉलो किया, मैंने किनको मैंने फ़ॉलो किया। क्योंकि मैं खुद बिल्कुल नहीं थी और मैं बिल्कुल फ्रेश एस्पिरेंट थी जामिया में। आई डोंट नो, मेरे बिल्कुल कहीं से कोई लिंक्स नहीं थी, मैंने जामिया से अपनी पढ़ाई भी नहीं की है। मेरा एलिसान से मास्टर्स रहा है एंड देन फिर कुछ साल के बाद मैंने यहाँ पे पीएचडी के लिए मैंने अपीयर किया। तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ें पता चलेगी आप गलती कहाँ पे कर रहे हो और कहाँ पे आपको सुधार लाना है, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला बात, फॉर्म फिलअप करने के टाइम जब भी आपने जो भी डिपार्टमेंट्स में अपना इंटरव्यू के लिए दिया है, लाइक डिपार्टमेंट्स में, आप अभी भी उसको इस चीज़ को उस तरीके से अपने इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है आप उस तरीके से ले जाओ। जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर में अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेन को डिपार्टमेंट है एंड अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर्स में अगर आपने डाल रखा है तो क्वेश्चंस हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के ही पूछे जाएंगे, राइट। कि आपके टॉपिक का क्या ऐसी नुआंस है, वो उस चीज़ को पकड़कर वो ये पूछेंगे कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में इस टॉपिक की क्या रेलेवेंसी है, आपने कैसे इस टॉपिक को हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से वो एसोसिएट करेंगे और वो उसी तरीके से सवाल करेंगे, राइट। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो मेरा जो टॉपिक था वो काफ़ी यूनिक था, काफ़ी एक्सेप्शनल टॉपिक था, काफ़ी नया टॉपिक है। और हमेशा जब भी आप टॉपिक चूज़ करोगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो टॉपिक आपका रेलेवेंट होना चाहिए नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। हर एक रिसर्च टॉपिक का आपको ध्यान होना चाहिए, वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए रिसर्च में हर एक टॉपिक रिसर्चेबल है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए हर एक टॉपिक, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, इसमें ऐसी बात नहीं होती कि मैं ये टॉपिक पकड़ूंगा तो ये टॉपिक रिसर्चेबल है। नो, आपकी हर टॉपिक रिसर्चेबल है, बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हो वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो रेलेवेंट होना चाहिए और रिसर्चेबल होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरा जो टॉपिक था वो सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी टाइम में मेरे एरिया में, बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरे एरिया में ये जो टॉपिक था वो काफ़ी रेलेवेंट था। ये सरना कोड से रिलेटेड टॉपिक था एंड आई डोंट नो, मैंने कभी किसी प्रोफेसर्स को मैंने मेल नहीं किए। मैं डीयू से पढ़ी हूँ तो मुझे लगा कि मैं डीयू के प्रोफेसर्स को मैं रीच आउट करूँगी तो हो पाएगा, बट आई नो कि बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको उस चीज़ को करने में नहीं हो पाता है, चाहे वो किसी के भी रीजंस के थ्रू हो। मैंने जामिया में मैं टॉपिक लेके गई, मेरा जो एग्जैक्ट जो टॉपिक था वो सरना कोड इन झारखंड था, अ नेगोशिएशन बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड इंक्लूजन था। तो ये जो मेरा पूरा टॉपिक था, मेरे झारखंड में अभी भी डिलिस्टिंग की बात हो रही है, अभी भी एससीज़ एंड एसटीज़ के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कुर्मीज़ महतोज़ कम्युनिटी के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है उन लोगों के लिए एंड ये काफ़ी रेलेवेंट है, राइट। तो मैं इस टॉपिक को मैं लेके गई और मैंने क्या ऐसा चीज़ मुझे लगा, देखो जब भी आपको टॉपिक लेते हो ना तो आपके अंदर की भी एक इंट्यूशन होती है, ये हर कोई के पास नहीं होता, बट एक लगता है कि हाँ ये टॉपिक यूनिक है। हर एक लोग जब भी अपीयर करते हैं तो इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ये टॉपिक कितना यूनिक है। चाहे आप डीयू में भी लेके जाओगे टॉपिक तो आपको ये चीज़ पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा है, कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेबल। बट आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि ये टॉपिक
रिसर्चेबल तो है, यूनिक तो है, बट क्या ये टॉपिक में आपको मज़ा आ रहा है? अगर उस टॉपिक में आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना, आप एम ही बस आप लेके चले गए और आप सेलेक्ट भी हो गए ना, आप बहुत बहुत ही बेमन से आप वो चीज़ों को करोगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? आप जब भी कोई टॉपिक ले रहे हो, अपनी इंटरेस्ट को आप जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को प्राइमरी रख के आप करोगे तो उतना ज़्यादा बेटर होगा और आपके लिए ईजी भी होगा अगले 5 साल के लिए या 3 ईयर्स के लिए, आप जब भी आप अपना टॉपिक कंप्लीट करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड। मेरा वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक था और मैंने काफ़ी इस टॉपिक में काफ़ी काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये टॉपिक रेलेवेंट है, ठीक है? तो जब मैं जामिया के लिए मैं अपीयर हुई, मैंने अपना प्रपोज़ल बनाया। प्रपोज़ल में मैंने ये ध्यान रखा कि मैं अपनी बातों को ज़्यादा रखूँ। लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया, मैं वो एक अलग वीडियो में बनाऊँगी कि आपको हर एक टॉपिक को किस तरीके से लिखना है, आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। लिटरेचर रिव्यू में भी बच्चे वही करते हैं, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ लेते हैं, उसको समराइज़ कर। नो, इट्स नॉट अबाउट लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में जब भी आप करते हो तो आपको इस बातें की ध्यान रखनी है कि लिटरेचर रिव्यू आपका होना चाहिए। अगर आप कोई भी लिटरेचर पकड़ रहे हो, जैसे मैंने नंदिनी सुंदर का लिटरेचर पकड़ा, मैंने वर्जीनिया खाका का मैंने लिटरेचर पकड़ा, ये सब सारे ट्राइबल, ये सब इन लोगों ने ना बहुत बहुत अच्छा खासा काम किया है ट्राइबल में, बहुत अच्छा खासा इन्होंने काम कर रखा है। जब मैंने इनकी बुक्स पकड़ी और जब मैंने पढ़ा तो मैंने दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को मैंने मैच किया, मैंने दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को मैंने वहाँ लिखा। तो दोनों की आर्ग्यूमेंट्स आपको निचोड़ कर लिखनी है लिटरेचर में, ये नहीं कि वो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। यू कांट पुट लाइक दैट, नो यू कांट, ठीक है? ये मैंने ध्यान दिया। मैं एक अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, मेथोडोलॉजी में आप रोड मैप कैसे दोगे। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, नहीं, ये आपको नहीं लिखना है। आपको कंप्लीट रोड मैप देना है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को वहाँ पर हर एक चीज़ बता रहे हो। आप फिगर बना रहे हो, अनियन स्ट्रक्चर्ड मॉडल, मैंने अपने में ना अनियन स्ट्रक्चर्ड मॉडल बनाया था कि आप किस तरीके से चीज़ों को रख रहे हो। एक यूट्यूब है, मैंने एक फॉलो किया था, मैं उसका वीडियो मैं लिंक में मैं डाल दूँगी, आप उनका भी प्रेफर कर सकते हो। उनके वीडियो के थ्रू ही मैंने ये सारा चीज़ों किया था। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी आपको। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ इस वीडियोज़ के थ्रू, कि जब भी आप जामिया के लिए अपीयर होगे, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? कि आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है अपने टॉपिक को लेकर, क्योंकि आपने काम किया है उसमें, आपने काम किया हुआ है आपने किसी से लिखवाया नहीं है, आपने उसमें काम किया। आपको हर एक नुआंस पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, आपका जो टाइटल है वो आपको पता होना चाहिए। वो एक एक क्वेश्चन वो पूछेंगे, वो एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट्स चला था and my supervisor is Professor SRTPS Raju. Now he is the next HOD of Department of Political Science and I'm very glad that I'm so lucky that I'm working under him. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जब भी आप टॉपिक ले रहे हो, कोई सा भी टॉपिक, आपको मीनिंग पता रहना चाहिए, आपको उसका पता रहना चाहिए कि अरे आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इंक्लूजन का मतलब क्या है, कोड का मतलब क्या है। मुझसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने पूछा कि कोड का मतलब क्या समझते हो आप कोड क्या है, व्हाट इज़ कोड। आप समझ रहे हो, आप ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा था सरना कोड के बारे में, राइट? तो ये चीज़ें हैं, आप सरना जान जाओगे, आप सरना के बारे में बता दोगे कि नहीं ये है ट्राइबल्स है, ये फॉलो करते हैं, दैट्स वाई दे आर नेमिंग एज सरना। नो, आपको कोड के बारे में भी शायद कुछ ऐसी वर्ड्स जो आपको ध्यान ना आए, ठीक है? अब मैं आपको बात करूँगी कि अब आपको करना कैसे है, ठीक है? आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपने प्रपोजल प्रिपेयर कर लिया, नाउ व्हाट यू विल डू ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, आपको अपने लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट करना आना चाहिए। पहली बात, कोई भी चीज़ आप याद करके नहीं जा रहे हो, ठीक है? जब आप अपीयर करते हो इंटरव्यू के लिए, आप एट द मोमेंट यू विल इंटर दैट सेमिनार रूम, ठीक है? वहीं पे सारे प्रोफेसर्स बैठेंगे, ठीक है? अगर आपका लंच टाइम के बाद है तो लंच टाइम के बाद, लंच टाइम से पहले है तो वो भी बढ़िया है, ठीक है? आपको वहाँ पे पहले ग्रीट करना है, जाना है अंदर आराम से, ठीक है? वहाँ पे एक पेपर होगा, वहाँ पे आपके नेम सिग्नेचर्स होंगे, तो वहाँ पे आपको साइन करना है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। आप बैठ जाओ एंड बैठने के बाद आपके अपने टॉपिक को, अपने खुद के टॉपिक को अपने लैंग्वेज में बोलना है। तो इंट्रोडक्शन में जब भी आप इंट्रो करोगे, अपने बारे में 1-2 लाइन में आप बताओगे कि ये मैंने करा, ये मैंने मास्टर्स यहाँ से किया, ये मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया। ये सिर्फ मुश्किल से आप 1 मिनट लेना, ज़्यादा मत लेना,
ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप अपने टॉपिक के बारे में भी आपको टाइम चाहिए, राइट? वहाँ पे टाइम काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी कॉन्साइज अबाउट योर टॉपिक। आपको इंट्रो में अब्स्ट्रैक्ट जो आप लिखोगे ना, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस एब्स्ट्रैक्ट में आप निचोड़ के सारी बातें कर रहे हो आप, ठीक है? आप वहाँ पे अपना रोड मैप भी दे रहे हो, मेथोडोलॉजी भी बता रहे हो, अपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी आप बता रहे हो कि आप किस थ्योरी से आप काम करोगे। मेरा जो थ्योरी था वो मल्टीकल्चरलिज्म का थ्योरी था, ये हो गया। दूसरा, आपको ये बताना है कि आप इस टॉपिक में करना क्या चाहते हो। अगर आपसे कोई पूछे, लेट्स सपोज आपने लंबी खासी अपनी प्रपोजल रेडी कर ली, राइट? अब आपसे कोई पूछ रहा है कि आप करना क्या चाहते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक रिसर्चर को, वो बहुत बड़ी बड़ी फैंसीज एंड जार्गन्स वो यूज़ कर देते हैं, बट अगर उनसे एक सवाल पूछा जाए कि आप करना क्या चाहते हैं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका पीछे का रीज़न ये होता है कि उन्हें खुद की टॉपिक की क्लैरिटी नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप इंटरव्यू रूम में अपीयर करोगे और जब आप इंट्रो बोलना स्टार्ट करोगे, आप ध्यान रखना, जब भी आप इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करो, आप उसमें सारी चीज़ें बोलो। पहले आप आर्ग्यूमेंट बोलो, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, किस रीजन में आप काम करना चाहते हो, ये तो आपका खुद में ही आ जाएगा, ठीक है? कि सरना कोडिंग झारखंड, ये तो उसी से समझ में आ रहा है। प्लस आप ये बताओगे कि आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसी में। फिर आप रिसर्च गैप बताओगे कि गैप कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एक सेक्युलर कंट्री में गैप कहाँ पे, वाई ट्राइबल्स आर डिमांडिंग दिस सरना कोड, ठीक है? इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों वो डिमांड कर रहे हैं? उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं बट फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं, ये आपका गैप होगा, ठीक है? थर्ड थिंग इज़, आप अपनी मेथोडोलॉजी बताओगे, ठीक है? थोड़ा सा बताओगे, बट आपको सब कुछ कॉन्साइज वे में करना है और ब्यूटीफुली करना है। लगना चाहिए कि आपने खुद से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की है, राइट? जब आपका ये चीज़ हो जाएगा, तब आपसे वो लोग क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। उन्हें आपकी टॉपिक समझ आएगी, उनका डोमेन होगा। अगर कुछ प्रोफेसर्स वहाँ बैठे हैं, दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, अगर उनको समझ आ गया तो, ठीक है? अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर वो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होंगे तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आपको जब वो लोग इंटरेस्ट होंगे तो व्हाट दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप जो लिटरेचर रिव्यू जो आपने किया है, ठीक है? जैसे मैंने मुझसे प्रोफेसर राजू ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ नेशनल माइनॉरिटीज़, तो नेशनल माइनॉरिटीज़ का मैंने उनको बता दिया कि वो आर टेरिटोरियली कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑल दीज पीपल। दूसरा, उन्होंने प्रोफेसर से पूछा कि आर्ग्यूमेंट क्या है, ये क्या ऐसे, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि प्रोफेसर्स को भी पता नहीं होता है कि ये टॉपिक रिलेवेंट है एंड ये टॉपिक रिसर्चेबल है, राइट? क्योंकि सरना खुद में एक बहुत एक्सेप्शनल लग रहा है, ठीक है? बट झारखंड में एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है? तो मुझसे प्रोफेसर्स ने पूछा ये आर्ग्यूमेंट क्या है, तुम क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट तुम क्रिएट करना चाहते हो, क्या ये सच में है? तो मैंने उनको बताया कि इंडिजीनियस से मिलता है, इंडिजीनियस ऐसे टॉपिक्स में आते हैं, और फिर किस तरीके से वर्जीनियस खाकर ने अपनी रीडिंग्स में चीज़ों को बताया है कि पहले कास्ट में वर्सेस इंडिजीनियस था, चीज़ों को समझने में कितना लेट लग गया, एंड देन फिर अब आ गया है रिलीजन का मामला, ठीक है? सारे बेनिफिट्स मिलने के बावजूद वो अपने रिलीजन को कोडिफाई करना चाहते हैं, राइट? तो इसके पीछे का मैंने पूरी आर्ग्यूमेंट उन्हें बताई। फिर मैंने उसे मल्टीकल्चरलिज्म के, फिर थर्ड प्रोफेसर्स ने मुझे मल्टीकल्चरलिज्म का क्वेश्चंस कुछ पूछे। तो जब आप डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बुक्स पढ़ रहे होते हो और बाई चांस वो बुक अगर पढ़ी हुई है किसी प्रोफेसर्स की, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप जो बोल रहे हो वो कितना हद तक आप नुआंस में बोल रहे हो। आप अगर कुछ भी नहीं बोलोगे ना, अगर आप 2 लाइन भी बोलोगे तो उनको पता रहेगा कि बच्चे ने पढ़ कर आया ये टॉपिक, ठीक है? जब आपका ये इंटरव्यू, पहला बात कि जब आप जामिया के लिए इंटरव्यू अगर के लिए बी वेरी कॉन्फिडेंट। लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है, आप कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में बोलने में तकलीफ़ हो रही है, आपको लगता है कि मैं कहीं पे गड़बड़ा जाऊंगा या मैं कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं बोल दूंगा, तो आप डेफिनेटली हिंदी यूज़ करो, बट बी वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू ऑल योर इंटरव्यू, वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, आप मान लो कि आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका हो रहा है, ठीक है? अगर वो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो बस इंट्रो आपका हो जाएगा। एंड आप ध्यान रखना, पीएचडी के जामिया इंटरव्यू में जो इंडो पैसिफिक रिलेटेड टॉपिक है, जिनका भी इंडो पैसिफिक रिलेटेड टॉपिक है,
मैं आपको बता दे रही हूँ बहुत कम चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, होंगे बट बहुत होंगे, क्योंकि उस बार भी बहुत सारे बच्चे इंडो पैसिफिक के टॉपिक्स लेकर आए थे, साउथ एशियन रीजन के टॉपिक्स लेकर आए थे, ठीक है, इंडो चाइना के टॉपिक्स लेकर आए थे, बट उनका सिलेक्शन काफ़ी कम हुआ था हमारे ये में, ठीक है। बहुत सारे नुआंस टॉपिक्स हुए थे, अच्छे अच्छे टॉपिक सेलेक्ट हुए थे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अभी भी टाइम है। अगर आपने प्रपोजल सबमिट नहीं किया है सो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। अगर आप अभी भी सुधार कर सकते हो, किसी चीज़ की मॉडिफाई कर सकते हो टॉपिक, तो आप कर लो, इसमें भी अभी कोई देर नहीं है, बट बी वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट ऑल योर इंटरव्यू। ओके, अब टाइम आया दलित एंड माइनॉरिटीज़ का, तो मेरा जो नाम था वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में था, डिपार्टमेंट ऑफ दलित एंड माइनॉरिटीज़ में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट आई वाज इन वेटेड लिस्ट दलित एंड माइनॉरिटीज़ में, क्योंकि उस टाइम आई थिंक 2 सीट्स आए थे दलित एंड माइनॉरिटीज़ में, राइट। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आई थिंक 32 सीट्स थे, बट ऑल ओवर 24 सीट्स वे ऑल आई थिंक 24 स्टूडेंट्स में सेलेक्टेड, ठीक है। तो उस टाइम भी बहुत कम सिलेक्शन हुआ था, राइट। तो अब टॉपिक अब बात करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ये गलती नहीं करना है डियर कि आप एक जगह इंटरव्यू दे रहे हो फिर आप दूसरी जगह इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। नो, आप एक जगह इंटरव्यू दे के आप जितने जगह आपने फिलअप किया है, अगर आप कन्वीनियंट हो, आप यहीं रहते हो, अगर आप किसी के फ्रेंड्स की जगह स्टे कर सकते हो, तो आप सारे जगह इंटरव्यू दो। दलित एंड माइनॉरिटीज़ में भी सिलेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। आई डोंट नो इस बार क्या सीट्स हैं क्या है, बट आप दलित एंड माइनॉरिटीज़ में दो। दलित एंड माइनॉरिटीज़ में उन्होंने मुझे पूरे तरीके से ग्रिल कर दिया था अराउंड 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में उन्होंने मुझसे मेरे गैप ईयर्स के बारे में पूछे, उन्होंने मुझसे पूरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने मुझसे समझा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, मतलब दलित एंड माइनॉरिटीज़ वाले डिपार्टमेंट में, नॉम शॉम्स्की वाले डिपार्टमेंट में आई थिंक दे हैव एन अमेजिंग प्रोफेसर्स, अमेजिंग। सो माई फ्रेंड्स वे सेलेक्टेड। तो हुआ ये कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट टाइम एज वेल। मैं गई, मैं बैठी एंड देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, मतलब ये है क्या, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि सर ये है एंड मैं हिंदी एंड मैं बाइलिंगुअल थी उस टाइम। मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज एन आउटसाइडर, राइट। तो किसी को भी पता नहीं होता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ये थी, उन्होंने मुझसे पूरा का पूरा रोड मैप पूछा मेथोडोलॉजी का। वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मेरे टॉपिक में कि दूसरे प्रोफेसर्स को समझा रहे थे कि दिस टॉपिक इज़ वेरी रिलेवेंट, दिस इज़ टॉपिक इज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है झारखंड में एंड ऑल। तो ये काफ़ी ज़्यादा था कि आप जब आप करने लगते हो ना, तो यू विल बी हैप्पी कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है। और जिनको लोगों को पता होता है ना, वो तुमसे भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, नो डाउट। उन प्रोफेसर्स ने मेरे लिटरेचर रिव्यू में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट लोगों को डाल रखा था, जो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, जैसे क्रिस्टोफर वॉन हेमेंडॉफ, मैंने वेरियर एल्विन को डाल रखा था, मैंने नंदिनी सुंदर को डाल रखा था। नाउ शी इज़ अ प्रोफेसर इन DAC, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने भर भर के डाल रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि इन सोशियोलॉजिस्ट का झारखंड में अच्छा खासा काम रहा है, नंदिनी सुंदर का छत्तीसगढ़ में, बस्तर में काम रहा है। तो मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल रहा था, मुझे ऑल राउंड डिबेट्स मुझे पता थे कि किस तरीके से ट्राइबल्स को क्यों डिमांड करना पड़ता है, क्यों डिमांड पे वो उतर आए। उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चंस पूछे, जब भी आप किसी टॉपिक को बनाते हो ना, हो सकता है प्रोफेसर्स आपको सामने से इस चीज़ को फंसाए, वो इस चीज़ को आपको ट्रैप में डाले कि यस और नो में। तो आपको यस और नो में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को बड़ा ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका उनका जो डिमांड है वो सच में वो डिमांड कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, वो कितना ज़्यादा, क्योंकि आप रिसर्च के लिए आपने बस प्रपोज किया है अभी, ठीक है, आप अभी उतरे नहीं हो उस चीज़ में, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की, बट मैंने उनको जवाब दे दिया कि नहीं, मेरा ये टॉपिक मैंने प्रपोज़ किया है इस टॉपिक को। आई डोंट नो कि उनका डिमांड कितना वैलिड है कोडिफिकेशन के लिए। वो मुझे डायरेक्ट बोल रहे थे कि क्या उन्हें कोडिफिकेशन मिलना चाहिए, है ना, उनको कोडिफाई करना चाहिए, बिकॉज ये खुद में बहुत सेंसिटिव इशू है, राइट। तो जब ऐसे क्वेश्चंस में यू शुड प्रिपेयर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आपको हर एक क्वेश्चन जितना चैट जीपीटी में डाल पाओ आप बिल्कुल चैट जीपीटी में डालो, उस चीज़ में आप बिल्कुल फोकस करो कि
क्या ऐसी पर्सपेक्टिव है जो आप छोड़ रहे हो। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जामिया के पीएचडी इंटरव्यू को क्रैक करने का एक ही मंत्र है, बी वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट ऑल योर इंटरव्यू। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। मैं आगे टॉपिक में भी और मैं बात करूँगी। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं आपको बता दूँ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी उन्होंने मुझसे वही पूछा, बट मुझे लग रहा था कि सोशियोलॉजिस्ट वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मेरा सिलेक्शन का चांसेस कम है, बिकॉज दे हैव एन अमेजिंग स्टूडेंट, ठीक है, और वो डिफरेंट टॉपिक लाए थे। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने मुझे बोल दिया कि यू आर ऑलरेडी सेलेक्टेड इन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो वी कांट टेक यू, ठीक है, आपका टॉपिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलेवेंट, दे विल गिव यू अ फीडबैक। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बट बी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपका कितना भी अच्छा जा रहा है, आपको किसी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू मिस नहीं करना है, राइट, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरी बात, आपका टॉपिक से, अगर आपने टॉपिक खुद बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो मैंने क्रिएट किया है, ये टॉपिक मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक की क्या ऐसी नज़र है जो मैंने नहीं डाली, क्या ऐसी एस्पेक्ट है जिसमें मैंने उसमें नज़र नहीं डाल रखी। हो सकता है प्रोफेसर उसी में आपको ग्रिल कर दे। जब भी आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताते हो, किसी भी टॉपिक का अपना एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, और जब आप रखते हो उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को, रोड मैप तो आप बाद में दोगे, जब तक आपको उस आर्ग्यूमेंट नहीं पता होगा तो आपको, तो टॉपिक जो प्रोफेसर्स को अगर थोड़ा सा भी जच गया ना, तो वो आपसे क्वेश्चंस अगल बगल का पूछेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये टॉपिक रिसर्चेबल है, आप इसमें टॉपिक कर सकते हो। अगल बगल का मतलब ये हो गया कि वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे जो उनको ये चीज़ का फील करा कि आपने इस टॉपिक में अच्छा खासा पढ़ रखा है। जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ दलित एंड माइनॉरिटीज़ में गई थी, तो वो मेरा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने क्रिस्टोफर वॉन ह्यूमेंडॉर्फ को पढ़ा है, उसकी एक स्पीच है काफ़ी अच्छी खासी, तो मैंने उसको मेंशन किया था, 1950s की स्पीच है जो उन्होंने दिया था ट्राइबल्स को लेके, कि एनिमिज़म को वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो उन्होंने मुझे दो चीज़ करने को मना किया। उन्होंने मुझे बोला यू कांट यूज़ दिस वर्ड एनिमिज़म। तो मुझे एक फीडबैक मिल गया कि चलो भाई ठीक है, मैं एनिमिज़म वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ सेंसिटिव वर्ड, ठीक है, आप अभी यूज़ नहीं कर सकते इस वर्ड को। दूसरा उन्होंने बोला कि आप जो भी टॉपिक, आपने जो क्रिस्टोफर वॉन ह्यूमेंडॉर्फ को जो पढ़ा है, तो ये बंदा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, आप अपने दलित एंड माइनॉरिटीज़ को इस किस तरीके से आप इनको एसोसिएट करती हैं, किस तरीके से आप इनको देखती हैं। तो इसका भी क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी टॉपिक जब आप लेकर जाते हो, तो वो अपने ही डिपार्टमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कौन सा टॉपिक लेकर आए हो, वो अपने नॉलेज के, एग्जिस्टिंग नॉलेज के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने जो इंट्रो देना था वो तो आपने दे दिया, वो हर एक डिपार्टमेंट में आपको इंटरव्यू और साइन करना है, और आपको 5 मिनट, आई थिंक 3-4 मिनट विल बी इनफ कि आप जहाँ पर अपने टॉपिक को रख पाओ, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा जामिया इंटरव्यू का, एंड मैं आउटसाइडर थी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा 2 जगह मेरे नाम आ रहा है। तो आई वॉज़ वेरी लकी, नाउ आई एम वर्किंग अंडर प्रोफेसर SRTPS राजू। सो आप इस मंत्रा को फॉलो करो कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, आपके दिमाग में जिस तरीका का भी आंसर है आप दे दो आंसर, बिकॉज उनको लगना चाहिए कि भाई आपने कुछ तो आपने किया है, कुछ आपने, क्योंकि आप जहाँ पर भी हिचकिचाए ना, जहाँ पर भी आपकी लो वॉइस है, जब भी बात करो ना कॉन्फिडेंट होकर बात करो, अपनी वॉइस और अपनी टोन को ऊपर रखो, नीचे पिच में आपको बिल्कुल बात नहीं करना है। आपको बिल्कुल होना चाहिए कि आपने इस टॉपिक में अच्छा खासा काम किया, अगर आपने किया भी नहीं है ना तो फील करा दो उनको कि आपने कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। DU का आई डोंट नो DU का क्या है क्या नहीं है, DU के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि DU में चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। तो जामिया का मेरा इंटरव्यू इस टाइप का था, एंड जब मैं निकलने लगी तो दे हैव दे हैव गिवन मी अ फीडबैक कि हाँ यू वे गुड इन योर इंटरव्यू एंड ऑल, ठीक है। तो ये भी था, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंडो पैसिफिक से मैंने आपको बता दिया कि इंडो पैसिफिक का जो भी टॉपिक है आप प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान में लेके चलो। इंडो पैसिफिक टॉपिक जल्दी सेलेक्ट नहीं हो रही है जामिया में, तो आप थोड़ा सा इसमें अपना टॉपिक को अगर आप किसी और दूसरे ये में ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है। आप बेटर हो सकता है कि आप क्रिटिकल मिनरल्स में काम करो, आप सेमीकंडक्टर में काम करो, उसे पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करो, आप देखो कि इसके क्या क्या नए नए पर्सपेक्टिव है। ये सब टॉपिक के काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है अभी के टाइम में, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, और
मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी अपलोड करूँगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं अपने प्रपोज़ल में, आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिटरेचर रिव्यू बच्चे कर लेते बट उनको पता नहीं होता है कि लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट करता है। आपको जिस स्टाइल में भी लिखना है बच्चे लिख देते हैं रेफरेंसेस में, किसी तरीके के भी डॉक्यूमेंट अगर आप डाल रहे हो तो उसको किस तरीके से आपको ये करना है, जो बेसिकली लोगों को पता होता है बट उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेथोडोलॉजी में और लिटरेचर रिव्यू में। ये दो चीज़ में अब्स्ट्रैक्ट में वो कुछ भी घुसा देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को कॉन्साइज तरीके से सामने में रख रहे हो। जब आपका पढ़े ना प्रोफेसर आपका एब्स्ट्रैक्ट, तो उसको पूरा ग्लिम्स मिल जाना चाहिए। मतलब आपके प्रपोजल को पढ़ने की उस बंदे को कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसे अलग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवर करने की कोशिश करूँगी कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखना है, किस तरीके से लिखनी है, कौन सा इटैलिक स्टाइल में अगर आप लिखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और बाकी तो रोमन है ना, टाइम्स न्यू रोमन में आप फॉलो करते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी जो मेरा इंटरव्यू था ये यही था कि मैं अपने थ्रू आउट इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। मुझे पता था कि मैंने अपने टॉपिक के इर्द गिर्द मैं काम की हुई थी। मैं डिफरेंट चीज़ें मैं पढ़ रही थी, आर्टिकल्स पढ़ रही थी। मैंने वर्जीनिया खाका के हर एक आर्टिकल्स को मैंने पढ़ डाला था। मुझे पता था कि किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं डेफिनेटली उनको आंसर कर दूंगी। मैंने जो भी रेफरेंसेस में डाल रखा था, हो नहीं सकता था कि वो बंदा सामने से पूछ ले और मैं उसका जवाब ना दूँ। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप पढ़ रहे हो, मल्टीकल्चरलिज्म अगर पढ़ रहे हो तो मल्टीकल्चरलिज्म का विल किमलिका का क्या काम रहा है, आपको इस बारे में ध्यान रखना है। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के बारे में वो बंदा क्या बात करता है, माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या बात करता है, ठीक है, नेशनल माइनॉरिटीज़ के बारे में उसकी क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा था पूरा पीएचडी इंटरव्यू का। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस डाल दो, ताकि मैं आपका उस क्वेश्चन का मैं आपका आंसर कर पाऊँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रपोज़ल का आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। प्रपोज़ल कौन सा ऐसा प्रपोज़ल है जो सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रोफेसर्स ना बाद में रीड भी करते हैं उस प्रपोज़ल को, राइट। आपका सिलेक्शन जब होने का होता है तो ऐसे रैंडम आपकी नहीं हो जाता। प्रोफेसर्स जिस भी बच्चों का प्रपोज़ल पढ़ते हैं उसे बाद में रीड करके उसे देखते हैं कि इस बच्चे ने इसमें क्या काम किया है। इंटरव्यू के दौरान तो वो सिलेक्ट करते ही करते हैं, बट इसमें भी वो लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल लिस्ट रेडी होती है और फिर वो सिलेक्शन का लिस्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं समझ में आ रही हैं। तो डेफिनेटली मैं इसे कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।